कहानी की शुरुआत एक बेहद अजीब और बेबाक शर्त से होती है। कॉलेज में एक गुस्सैल लड़का किसी को बुरी तरह पीट रहा होता है। तब एक लड़की उसके पास आती है और एक हैरान कर देने वाला ऑफर देती है। जिस लड़के को तुमने अभी पीटा है, अगर तुम चुपचाप उससे एक थप्पड़ खाने को तैयार हो तो बदले में तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। लड़का बिना कुछ सोचे थप्पड़ खा लेता है और अगले ही पल लड़की के साथ एक होटल के कमरे में पहुंच जाता है, जहां लड़की उसे अपनी मर्जी से कुछ भी करने की पूरी आजादी दे देती है। लेकिन यह तो बस कहानी का एक अतरंगी पहलू है। असल कहानी शुरू होती है आसमान की ऊंचाइयों में मंडराते खतरे से। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर, जो हवा को चीरते हुए अपने लड़ाकू विमान से दुश्मन देश चीन के एक फाइटर जेट को खदेड़ रहे हैं। शंकर अपनी मिसाइल दुश्मन के एयरक्राफ्ट पर लॉक कर देते हैं। उनके इस खौफनाक तेवर को देखकर चीनी पायलट हार मानकर पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है। लेकिन शंकर की यह बहादुरी उनके लिए ही मुसीबत बन जाती है। एयरबेस पर लौटते ही ग्रुप कैप्टन शेखावत उन पर बुरी तरह भड़क उठते हैं। दरअसल उस वक्त देश का पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था और शंकर के इस बिना सोचे समझे उठाए गए कदम से चीन के साथ भी टकराव शुरू हो सकता था। गुस्से से आगा बबूला शेखावत तुरंत शंकर की उड़ान पर रोक लगा देते हैं और उनके खिलाफ एक जांच बैठा दी जाती है। तय होता है कि शंकर की काउंसलिंग कराई जाएगी और उसकी मेंटल हेल्थ को चेक किया जाएगा। यहीं से कहानी में एंट्री होती है मुक्ति की, जो डिफेंस की टॉप साइकोलॉजिस्ट है। मुक्ति खुद प्रेग्नेंट है और अपनी निजी उलझनों के कारण गहरे तनाव से गुजर रही है। लेकिन जब उसकी टेबल पर शंकर की फाइल आती है तो कहानी एक नया मोड़ लेती है। फाइल देखते ही मुक्ति की आंखों में नमी छा जाती है, मानो सालों से उसे इसी एक इंसान का इंतजार था। मुक्ति इस केस की परमिशन लेती है और सीधा एयरबेस जा पहुंचती है। जैसे ही शंकर और मुक्ति का आमना सामना होता है, कमरे में एक गहरी और भारी खामोशी छा जाती है। दोनों के बीच एक अनकहा सा तूफान महसूस होता है। हमेशा गुस्से में उबलने वाला वो निडर फाइटर पायलट शंकर मुक्ति को देखते ही अजीब सा बर्ताव करने लगता है। बिना एक भी शब्द कहे वह जी मचलने का बहाना बनाता है और तुरंत कमरे से बाहर निकल जाता है। अब कहानी 7 साल पीछे जाती है, उस दौर में जब शंकर का गुस्सा और उसका आवारापन कॉलेज कैंपस में खौफ का दूसरा नाम था। सीन खुलता है एक सेमिनार हॉल में। वहां मुक्ति अपनी एक बहुत ही अहम रिसर्च प्रेजेंट कर रही है। उसकी रिसर्च का टॉपिक है दवाइयों और काउंसलिंग के जरिए बेहद गुस्सैल और आक्रामक लोगों के व्यवहार को शांत करना। लेकिन तभी हॉल का दरवाजा जोर से खुलता है और उसकी थ्योरी का जीता जागता प्रैक्टिकल उसके सामने आ गिरता है। शंकर एक लड़के को बुरी तरह पीटते हुए उसी हॉल में घुस आता है। उस बेचारे लड़के की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने कॉलेज इलेक्शन में खड़े होने की हिम्मत की थी और शंकर को अपने अलावा मैदान में कोई और बर्दाश्त नहीं था। हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। शंकर को रोकने के लिए मुक्ति आगे बढ़ती है और गुस्से में उसे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। लेकिन तभी शंकर झटके से उसका हाथ हवा में ही पकड़ लेता है। जैसे ही शंकर की नजर मुक्ति की आंखों से मिलती है, उसका सारा गुस्सा जैसे पल भर में गायब हो जाता है। वो उसे देखते ही उस पर पूरी तरह से फिदा हो जाता है। तब पुलिस की सायरन गूंजती है और पुलिस शंकर को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जाने से पहले शंकर पुलिस से सिर्फ 1 मिनट मांगता है। आप थोड़ी भी कम खूबसूरत होती तो मैं ऐसा कभी ना करता। अब इतनी सुंदर लड़की का हाथ अगर उठा है तो किसी गाल पे तो पड़ना ही चाहिए। मुक्ति इस पागलपन को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। इधर मुक्ति की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। प्रोफेसर्स उसकी रिसर्च का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बिना किसी सॉलिड प्रैक्टिकल प्रूफ के उसकी यह थ्योरी कभी पास नहीं होगी। उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए एक ऐसे ही गुस्सैल इंसान की सख्त जरूरत है। उधर लॉकअप में शंकर और उसके दोस्त मजे से बकैती काट रहे हैं। उन्हें रत्ती भर भी टेंशन नहीं है, क्योंकि शंकर को पता है कि उसका रसूखदार वकील बाप उसे कुछ ही घंटों में बाहर निकाल लेगा। तबीयत उस हवालात में मुक्ति की एंट्री होती है। वह पुलिस से शंकर के साथ 1 घंटे बात करने की इजाजत लेती है। मैं एक्चुअली तुम्हें इंसान बना सकती हूँ। मेरा मतलब मैं ना तुम्हें एक अच्छा नॉन वायलेंट इंसान बना सकती हूँ। तो इतना बड़ा काम कैसे करोगे आप? जिस बंदे को तुमने अभी पीटा, उससे तुम्हें पब्लिकली माफी मांगनी पड़ेगी। फिर मैं तुम्हें कुछ टास्क दूंगी। तो ये सब शादी से पहले करोगी या बाद में? एक्सक्यूज मी, तुम पागल वागल हो क्या? उठो। अगले दिन कॉलेज में वैलेंटाइंस डे का खुमार छाया है। हर तरफ जोड़े नजर आ रहे हैं। मुक्ति किसी को कॉलेज कैंपस दिखा रही होती है कि तभी अचानक उनके पैरों के पास रॉकेट और पटाखे फूटने लगते हैं। ये कोई और नहीं, शंकर और उसकी सिंगल दोस्तों की फौज थी, जो इस प्यार वाले दिन अपनी भड़ास निकाल रहे थे। मुक्ति गुस्से में तमतमाते हुए पुलिस को फोन मिलाने लगती है। पुलिस हमारा क्या करेगी मैडम? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा लाइफ में शंकर जी? दिमाग खराब हो गया है? ना किस्मत। अब खुद देखिए, एक लड़की नहीं है जो कंधे पे सर रख के कह दे पागल हो क्या, इतनी चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। शंकर के मुंह से अकेलापन सुनकर मुक्ति के दिमाग की बत्ती जलती है। उसे अपनी रिसर्च का प्रूफ याद आता है। वो तुरंत शंकर के करीब जाती है और एक बड़ा दाम खेलते हुए कहती है, सुनो, पागल हो क्या, इतनी चिंता क्यों करते हो, सब ठीक हो जाएगा। आज वैलेंटाइंस डे है, मेरे साथ ही डेट पे चल लो। तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा। मेरी थीसिस बोलो, क्या बोलते हो? मैं प्यार में पड़ गया तो दिल्ली फूंक दूंगा। देखो, मैं काम समझ के कर रही हूँ, पहले से बोल दे रही हूँ। अब तुम्हें प्यार समझ के करना है तो तुम ऐसे कर लो। बताओ, लेना है रिस्क? चलो रिस्क लिया। अब दोनों का साथ वक्त बिताना शुरू होता है।
बातों बातों में शंकर बड़ी ही बेबाकी से उसकी खूबसूरती पर सीधे कमेंट कर देता है, जिससे मुक्ति भी हैरान रह जाती है। एक दिन बस के सफर में जब कोई आदमी मुक्ति को गलत नियत से छूने की कोशिश करता है तो शंकर का खून खौल उठता है। वो उसे जान से मारने पर उतारू हो जाता है, लेकिन मुक्ति किसी तरह उसे शांत कर लेती है। मुक्ति को लगने लगता है कि उसकी रिसर्च सच में काम कर रही है। देखते देखते 2 महीने बीत जाते हैं। दोस्त शंकर को चिढ़ाते हैं कि 2 महीने में गाड़ी आगे क्यों नहीं बढ़ी। इसी बीच वो दिन आ जाता है जब मुक्ति शंकर को अपनी सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर प्रोफेसर के सामने पेश करती है, लेकिन मीटिंग रूम में शंकर का उग्र बर्ताव माहौल को गर्मा देता है। तभी शंकर को एक फोन कॉल आता है और वो गुस्से में तमतमाता हुआ बाहर निकल जाता है। घबराई हुई मुक्ति भागकर बाहर जाती है और देखती है कि शंकर एक ड्राइवर को बेतहाशा पीट रहा है। मुक्ति उसे रोकती है। अपनी रिसर्च को दुनिया के सामने सच साबित करने के लिए वो उस लहूलुहान और डरे हुए ड्राइवर से कहती है, शंकर को वापस थप्पड़ मारो ताकि मैं सबको बता सकूं कि ये अब वायलेंट नहीं रहा। लेकिन उस बेचारे ड्राइवर की तो शंकर का खौफनाक रूप देखकर ही हालत टाइट थी। थप्पड़ मारना तो दूर, वो खौफ से कांप रहा था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, शंकर खुद ही पलटकर उस ड्राइवर को एक और जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। अपनी महीनों की रिसर्च को डूबता देख हताश मुक्ति आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलती है। वो सबके सामने एक खौफनाक शर्त रखती है, पहले इन प्रोफेसर्स के सामने थप्पड़ खाओ, फिर तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। और तभी बिना 1 सेकंड सोचे शंकर सबके सामने थप्पड़ खा लेता है। वादे के मुताबिक मुक्ति उसे सीधा एक होटल के कमरे में ले जाती है और खुली छूट दे देती है कि उसे जो करना है कर ले। लेकिन बंद कमरे में पहुंचते ही कहानी एक बेहद जज्बाती मोड़ ले लेती है। शंकर, जो हमेशा अपने मन की करता था, अचानक अनकंफर्टेबल हो जाता है। वह पीछे हटता है और मुक्ति की आंखों में देखकर कहता है, मैं काम समझ के कर रही हूँ, तुम प्यार समझ के कर लो। यही कहा था ना तूने, तेरी टी शर्ट काम में उतर सकती है, पर प्यार में मैं शर्ट कैसे उतार दूं? शंकर की इस ईमानदारी को देखकर मुक्ति सच में इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद तो जैसे शंकर पूरी तरह से बदल जाता है। कॉलेज का वो सबसे खूंखार लड़का अब प्रोफेसर्स की मदद करता है, बस में अपनी सीट दूसरों को दे देता है और कैंपस में होने वाले झगड़ों को शांत करवाता है। हद तो तब हो जाती है जब वो इलेक्शन जीतने के बाद अपनी जीत उसी लड़के की झोली में डाल देता है जिसे उसने कहानी की शुरुआत में बेरहमी से पीटा था। शंकर का यह रूप देखकर मुक्ति के चेहरे पर पहली बार एक सच्चे सुकून वाली मुस्कान आती है। सब कुछ परफेक्ट चल रहा होता है। शंकर के इस जादुई बदलाव को देखकर प्रोफेसर्स भी हैरान रह जाते हैं और आखिरकार मुक्ति का रिसर्च पेपर पास कर देते हैं। खुशी से पागल मुक्ति भागती हुई शंकर के पास जाती है, उसे जोर से गले लगा लेती है और सारा क्रेडिट उसे देते हुए बार बार कहती है, I love you, I love you, I love you, I love you. भले ही उसने ये एक दोस्त की तरह कहा हो, लेकिन शंकर के लिए ये जन्नत मिलने जैसा था। इसी जज्बाती पल में शंकर अपने सीने में दबे उस राज को खोल देता है जो उसे हमेशा गुस्से में जलाता था। भारी और कांपती आवाज में वो बताता है कि उसकी माँ कावेरी एक बच्चे को आग से बचाते हुए बुरी तरह झुलस गई थी और सही वक्त पर इलाज न मिलने की वजह से उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। तभी वहाँ एक कार आकर रुकती है। कार का दरवाजा खुलता है और उसमें से कबीर नाम का एक लड़का बाहर निकलता है। मुक्ति उसे देखते ही खुशी से चीखती है और शंकर को छोड़कर दौड़ते हुए कबीर के गले लग जाती है। एक पल में बेचारे शंकर का दिल भी टूटकर बिखर जाता है। कहानी टूटे हुए चूड़ी के टुकड़ों से निकलकर वापस आज यानी प्रेजेंट में लौटती है। सालों बाद मुक्ति को अपने सामने देखकर, वो भी प्रेग्नेंट हालत में, शंकर के सीने में दबा हुआ वो पुराना ज्वालामुखी फिर से सुलग उठता है। मुक्ति उसे बैठने के लिए कहती है और एक ठंडे लेकिन भारी स्वर में उसका हालचाल पूछती है। शंकर खामोश रहता है। बंद कमरे की हवा में फिर से वही पुरानी टकराहट, घबराहट और एक अजीब सी बेचैनी तैरने लगती है। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी है, मानो उनके दिलों में हजारों सवाल उफान मार रहे हों, लेकिन होंठ एक भी लफ्ज बयान नहीं करना चाहते। लेकिन तभी आसमान चीरती हुई एक खौफनाक आवाज आती है। दुश्मन देश एयरबेस पर अचानक एयर स्ट्राइक कर देता है। चारों तरफ सायरन गूंजने लगते हैं। बमों के धमाकों से अफरा तफरी मच जाती है। आग और खून का खौफनाक मंजर छा जाता है। एयरफोर्स जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन शंकर बेबस है क्योंकि सस्पेंशन की वजह से उसे उड़ान भरने की इजाजत नहीं मिलती। यहाँ से कहानी एक बार फिर अतीत के पन्नों में मुड़ती है। इलेक्शन वाली घटना और कबीर की एंट्री के बाद शंकर के ही दोस्त उसे डरपोक और आशिक कहकर चिढ़ा रहे हैं। तब उसका एक दोस्त कबीर की पूरी कुंडली निकाल कर लाता है। वो बताता है कि कबीर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का बेटा है, अमेरिका में सेटल है और मुक्ति के साथ ही पड़ा है। सबसे बुरी खबर यह थी कि दोनों के परिवारों में गहरी दोस्ती है और उनकी शादी की चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। यह सुनते ही शंकर के अंदर जो आग मुक्ति ने शांत की थी, वो फिर से भड़क उठती है। दूसरी तरफ एक क्लब में मुक्ति और कबीर बैठे हैं। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। मुक्ति कबीर को साफ बता देती है कि वो अभी शादी के मूड में नहीं है। उसके लिए उसका करियर और गुस्सैल लोगों को सुधारने वाली रिसर्च सबसे ऊपर है। बातों ही बातों में जब मुक्ति शंकर के चमत्कारी बदलाव और उसकी माँ की दर्दनाक मौत का जिक्र करती है तो उसकी आंखें भर आती हैं। लेकिन इससे पहले कि बात आगे बढ़े, शंकर अपने दोस्तों के साथ उसी बार में पहुंच जाता है। शंकर का गुस्सा 7वें आसमान पर है। उसका दोस्त पीछे से उसे एक पिस्तौल पकड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन शंकर उसे ठुकरा देता है। शंकर के हाथ में एक पेट्रोल से भरी बोतल है। वो सीधे मुक्ति और कबीर की टेबल पर जाता है।
पार वाली उस खौफनाक रात के बाद मुक्ति शंकर को ढूंढते हुए उसके घर पहुंचती है। यह कोई आलीशान बंगला नहीं बल्कि एक तंग सी बस्ती है। सीढ़ियां इतनी टूटी फूटी और संकरी हैं कि मुक्ति को अपने जूते हाथ में लेकर ऊपर चढ़ना पड़ता है। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे पर पहुंचती है, अंदर का नजारा देखकर ठिठक जाती है। एक बेहद छोटा बिखरा हुआ सा कमरा, लेकिन वहां का माहौल एक अजीब से सुकून और अपनेपन से भरा है। शंकर के पिता जैसे ही मुक्ति को देखते हैं, बेहद प्यार से उसे भी जमीन पर अपने साथ बैठकर खाना खाने के लिए बुला लेते हैं। उसी सादे से खाने को खाते हुए मुक्ति की आंखें भर आती हैं। वो धीरे से शंकर की तरफ देखती है और भर्राई हुई आवाज में कहती है, एक्चुअली गलती मेरी है शंकर। मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम जैसे हो, मैं जैसी हूँ, और तुम मेरे घर आ सकते हो पापा से मिलने। यह सुनते ही उस छोटे से गरीब घर में जश्न का ऐसा माहौल छा जाता है मानो अचानक कोई बहुत बड़ा त्योहार आ गया हो। कुछ दिनों बाद शंकर पूरे आत्मविश्वास के साथ मुक्ति के घर पहुंचता है। नमस्ते अंकल, मैं शंकर, वो मुक्ति ने बताया होगा। हाँ बताया था मुझे। बैठो। करते क्या हो? ला कर रहा हूँ। और कमाते क्या हो? बस बात यहीं से बिगड़ जाती है। मुक्ति के पिता के शब्दों में जहर घुल जाता है। क्या नाम था इसके बाप का? राघव गुरुक्कल। 30,000 में नोटरी का काम करता है। तुझे पता है मैं कौन हूँ? यशवंत बेनीवाल, IAS। कि मैंने वहाँ से यहाँ आने के बाद शादी के बारे में सोचा। वो वहाँ से सीधा छलांग लगा के यहाँ पहुँच जाए क्योंकि तू मेरी बेटी से प्यार करता है। उससे शादी करना चाहता है। क्या ये जायज है? तो फिर तुझे मैं कैसे हाँ कर दूँ? तो किससे हाँ करोगे? जो यहाँ से हो। और क्या किया आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए? UPSC बोलते हैं। 3 राउंड्स होते हैं, फिल्म्स, मेंस, इंटरव्यू। सिर्फ प्रीलिम्स पास करके आ जा, फिर बैठ जाना, बात करेंगे। ठीक है सर, पर ये पास करके ही आपकी बेटी को कॉल करूंगा। अब शुरू होती है शंकर की असल लड़ाई। वो सीधा अपने पिता के पास कोर्ट पहुंचता है और किताबों के लिए पैसे मांगता है। शंकर दिन रात एक कर देता है। पहले साल वो फेल होता है, दूसरे साल फिर फेल होता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। तीसरे साल तो वो खुद को किताबों के समंदर में ऐसा गला कर रख देता है कि दुनिया भूल जाता है। और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब उसकी मेहनत रंग लाती है। शंकर परीक्षा पास कर लेता है। उसी रात शहर के एक बेहद आलीशान होटल में मुक्ति की तरफ से एक बहुत बड़ी और ग्रैंड पार्टी रखी गई है। इस पार्टी की 2 वजहें थीं। पहली, मुक्ति 3 साल अमेरिका में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद लौटी थी और अब डिफेंस में एक सीनियर काउंसलर बन चुकी थी। और दूसरी सबसे बड़ी वजह, वह जस्सी नाम के एक लड़के से शादी करने वाली थी। शंकर को इस दूसरी वजह का कुछ पता नहीं था। वो तो अपनी सफलता की खुशी में पागल अपने पिता और दोस्तों को लेकर उसी पार्टी में पहुंच जाता है। गेट से ही वो धड़कते दिल के साथ मुक्ति को फोन लगाता है। पूरे 3 साल बाद शंकर का नाम अपनी फोन स्क्रीन पर देखकर मुक्ति के होश उड़ जाते हैं। शंकर भीड़ को चीरता हुआ बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो अपना बजता हुआ फोन उसे दिखाता रहता है, लेकिन मुक्ति तब भी उसे इग्नोर कर देती है। तभी वहां मुक्ति के अहंकारी पिता आ जाते हैं और तुरंत सिक्योरिटी गार्ड्स को बुला लेते हैं। शंकर का बूढ़ा बाप अब भरी महफिल में बेइज्जती के डर से हाथ जोड़कर वहां से पीछे हटने लगता है। यह सिर्फ एक दिल टूटने का दर्द नहीं था, यह एक बहुत बड़ा धोखा था। शंकर ने सिर्फ 3 साल इंतजार नहीं किया था, बल्कि उसने खुद को किताबों की उस भट्टी में जिंदा जला डाला था। बाद में जब कमरे में अकेले मुक्ति शंकर का UPSC रिजल्ट देखती है तो वो अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर शंकर पूरी तरह टूट चुका था। जो आग उसने किताबों से बुझाई थी वो अब एक ज्वालामुखी बन चुकी थी। वो घर पहुंचता है, अपने पिता को किसी भी खतरे से बचाने के लिए कमरे में बंद करता है और बियर की खाली बोतलें उठा लेता है। पागलों की तरह वो मुक्ति के घर के बाहर पहुंचता है। वो उन बोतलों को पेट्रोल बम बनाकर घर के बाहर फेंकने लगता है। धमाकों की आवाज से हड़कंप मच जाता है। यह खौफनाक मंजर देखकर मुक्ति दौड़ती हुई बाहर आती है। उसका होने वाला पति जस्सी उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, पर वो किसी की नहीं सुनती। मैंने बोला था कि मैं काम समझ के कर रही हूँ, तुझे प्यार समझ के करना है तो वैसे कर ले। कभी मुझसे प्यार किया नहीं। तभी दरवाजे पर पुलिस के जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगती हैं। स्थिति को बेकाबू होता देख मुक्ति शंकर को शांत करने के लिए उसे कसकर गले लगा लेती है। वो उसे पीछे के रास्ते से भाग जाने की भीख मांगती है, लेकिन शंकर, जिसकी आत्मा अब मर चुकी थी, एक खोखली हंसी हंसता है और पीछे के दरवाजे से भागने के बजाय सीधा सामने के रास्ते से नीचे जाता है। दरवाजा खुलते ही पुलिस उस पर भूखे भेड़ियों की तरह टूट पड़ती है और उसे बेरहमी से पीटने लगती है। छत पर खड़ी मुक्ति बस बेबसी से रोती रह जाती है। अगले दिन लॉकअप में बंद शंकर का करियर दांव पर लगा है। उसके बूढ़े पिता थाने में हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर अपने बेटे की रिहाई की भीख मांग रहे हैं। उन्हें पता है कि अगर शंकर पर केस दर्ज हो गया तो उसकी 3 साल की UPSC की तपस्या एक पल में राख हो जाएगी। दूसरी तरफ जस्सी जब मुक्ति से उस खौफनाक रात का सच पूछता है तो कहानी का सबसे बड़ा और भयानक राज खुलता है। मुक्ति कांपते हुए जस्सी को बताती है कि शंकर उससे बेइंतहा प्यार करता है, लेकिन उसने कभी वैसा महसूस नहीं किया। इसके बाद मुक्ति वो सच बोलती है जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। इसलिए मैंने पापा को कहा था कि कुछ कह दो उसे।
या तो वो हार के मुझे भूल जाए या फिर कुछ बन के ना जीत जाए लाइफ। मुक्ति बुरी तरह खौफ में है। वो जस्सी से गिड़गिड़ाती है कि वो दोनों जल्द से जल्द शादी कर लें ताकि शंकर जैसा खतरनाक और अनकंट्रोल जानवर उसका पीछा हमेशा के लिए छोड़ दे। इधर अहंकार में अंधे यशवंत बेनीवाल शंकर के बूढ़े और लाचार पिता को बुरी तरह जलील करते हैं। वो एक घिनौनी शर्त रखते हैं। अब जब आ ही गए हो तो सही तरीके से माफी मांग ही लो सबसे। शंकर का पिता अपने बेटे की खातिर उस घर के नौकरों के पैरों में गिर पड़ता है। ठीक उसी वक्त मुक्ति वहां पहुंचती है। जैसे ही शंकर के पिता की नजर मुक्ति पर पड़ती है, वो रोते हुए उसके भी पैर पकड़ लेते हैं। यह नजारा देखकर मुक्ति की रूह कांप जाती है। वो अंदर तक हिल जाती है। यशवंत बेनीवाल आखिरी धमकी देते हुए गरजते हैं, तुम और तुम्हारा वो खानदानी बेटा आइंदा दिल्ली शहर में दिखने नहीं चाहिए। पुलिस स्टेशन के उस नरक से निकलकर लहूलुहान और टूटे हुए शंकर को उसके बूढ़े पिता अपनी बाइक पर बैठाकर घर ले जा रहे हैं। मेरा एक सपना था शंकर, एक दिन तुझे दुनिया के सबसे तेज जहाज में बैठाऊं। शंकर खुद को घसीटते हुए अपने पिता के पास पहुंचता है, उन्हें सीने से लगाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसी सड़क पर उसके हाथों में उसके पिता ने हमेशा के लिए दम तोड़ दिया। शंकर दहाड़े मार मार कर रोता है। बचपन में माँ आग में जलकर चल बसी थी और आज इस इश्क की आग ने उससे उसका पिता भी छीन लिया। शंकर अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। शमशान घाट पर पिता की चिता जल रही है। शंकर पत्थर बन चुका है। उधर मुक्ति के घर में शहनाइयां बज रही हैं। उसकी हल्दी की रस्म चल रही है। खुशियों के इस माहौल में अचानक सन्नाटा छा जाता है जब दरवाजे पर शंकर की एंट्री होती है। उसकी आंखें लाल हैं, बाल बिखरे हैं और चेहरा राख से सना है। वो धीरे धीरे मुक्ति की तरफ बढ़ता है और अपनी जेब से एक कांच की बोतल निकालता है। बोतल देखते ही मुक्ति की माँ खौफ से चीख पड़ती है, अरे कोई बचाओ, ये पागल मेरी बेटी पर तेजाब डाल देगा। लेकिन शंकर बिना किसी की परवाह किए वो पूरी बोतल मुक्ति के सिर पर उड़ेल देता है। मुक्ति खौफ से कांप जाती है। अपने बाप को जलाने गया था बनारस, सोचा तेरे लिए गंगा जल लेता हूँ। नई जिंदगी शुरू कर रही है, पुराने पाप तो धो ले और महादेव से एक दुआ मांगी है तेरे लिए। शंकर करे तेरे बेटा हो, तुझे भी पता चले कि इश्क में जो मर जाते हैं वो भी किसी के बेटे होते हैं। मुक्ति की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। उसकी आत्मा कांप उठती है। शादी के मंडप में फेरे चल रहे हैं, लेकिन शंकर के उन आखिरी शब्दों ने मुक्ति के जमीर को झकझोर कर रख दिया है। अचानक फेरों के बीच मुक्ति के कदम रुक जाते हैं। जस्सी तुरंत समझ जाता है कि इस लड़की का दिल कहीं और अटका है। एक सच्चे इंसान की तरह जस्सी खुद उस गठजोड़ को खोल देता है। मुक्ति मंडप छोड़कर पागलों की तरह भागती हुई शंकर के घर पहुंचती है, लेकिन वहां दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटक रहा था। शंकर जा चुका था। दूसरी तरफ सब कुछ हार चुका शंकर एक ऊंची जगह पर खड़ा है। वो टूट चुका है और अब अपनी जिंदगी खत्म करने ही वाला है कि तभी उसके सिर के ठीक ऊपर से एक फाइटर जेट आसमान का सीना चीरते हुए बादलों को गरजता हुआ गुजरता है। उस जेट की आवाज शंकर के कानों में उसके पिता के आखिरी शब्दों की तरह गूंजती है। अब उसका पागलपन, उसका गुस्सा और उसका जुनून सब कुछ एक ही दिशा में था। अपनी सख्त ट्रेनिंग और आग लगा देने वाली मेहनत के दम पर वो बन जाता है देश का सबसे खूंखार और बेहतरीन फाइटर पायलट। इधर मुक्ति ने शंकर को हमेशा के लिए खो दिया था। समाज और परिवार के दबाव में आखिरकार वो जस्सी से शादी तो कर लेती है, पर उसका दिल और रूह पूरी तरह खाली हो चुके हैं। इस खालीपन को भरने के लिए वो शराब का सहारा ले लेती है। अपनी ही बेटी को इस तरह घुट घुट कर बर्बाद होता देख उसके अहंकारी पिता को गहरा सदमा लगता है और उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है। कहानी एक आखिरी बार अतीत की राख से उठकर आज के खौफनाक बंकर में लौटती है। सालों का दर्द, अपनी ही रची हुई साजिश का पछतावा और शंकर की बर्बादी का पूरा सच आज मुक्ति की आंखों से आंसुओं के रूप में बह रहा है। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ती है, फूट फूट कर रोती है और आखिरकार अपने प्यार का इजहार करते हुए शंकर से भीख मांगती है। लेकिन तभी कंट्रोल रूम में एक दिल दहला देने वाली खबर गूंजती है। दुश्मन ने समंदर में हमारे जंगी जहाज पर भी हमला कर दिया है और यह वही जहाज है जिस पर जस्सी फंसा हुआ है। यह सुनते ही मुक्ति पर जैसे कहर टूट पड़ता है। वो दर्द से चीख उठती है। उसे अचानक लेबर पेन और ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इसके बाप को बुला। INS विजय में है वो, शायद कभी नहीं आएगा। महादेव की कसम, तेरा बेटा अकेला नहीं पलेगा। मैं आऊंगा वापस, तू साइन कर। कांपते हाथों और रोती आंखों के साथ आखिरकार मुक्ति उन कागजों पर साइन कर देती है और इसी के साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट शंकर अपनी आखिरी उड़ान के लिए तैयार हो जाता है। आसमान में पहुंचते ही शंकर साक्षात मौत का रूप ले लेता है। हवा को चीरते हुए वो दुश्मन के 3 लड़ाकू विमानों को एक के बाद एक राख के ढेर में बदल देता है। लेकिन इस भयानक डॉग फाइट में शंकर का अपना फाइटर जेट भी बुरी तरह डैमेज हो जाता है। लेकिन शंकर कहाँ किसी की सुनने वाला था। उसे अपना वो वादा याद आता है जो उसने एक मरती हुई औरत को दिया था। शंकर अपने जलते हुए जेट को दुश्मन के उस आखिरी जहाज की तरफ मोड़ देता है जो जस्सी की जान लेने वाला था। बूम! एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है। एक खौफनाक विस्फोट के साथ शंकर आसमान में हमेशा के लिए अमर हो जाता है और अपनी जान देकर जस्सी की जान बचा लेता है।
उधर जमीन पर अस्पताल के एक कमरे में एक बच्चे की किलकारी गूंजती है। मुक्ति ने एक बेटे को जन्म दिया है, लेकिन इस नई जिंदगी को दुनिया में लाते लाते मुक्ति अपनी जिंदगी की जंग हार जाती है। बच्चे का चेहरा देखकर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। दो बेपनाह प्यार करने वाली जिंदगियां आज हमेशा के लिए कुर्बान हो गईं, लेकिन उनकी राख से एक नई जिंदगी ने सांस ली है। दूसरा शंकर आ चुका है और इसी रूह कंपा देने वाले दर्द और एक अधूरे वादे के साथ यह महाप्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो जाती है। इस पूरी दर्दनाक कहानी में आपको असली मुजरिम कौन लगा? मुक्ति का वो डर और धोखा, उसके पिता का झूठा अहंकार, या फिर शंकर का वो अंधा जुनून? आपको क्या लगता है इस बर्बादी का असली जिम्मेदार कौन है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को जरूर सब्सक्राइब करें।